वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जिंदगी 360 अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इस प्रोग्राम की आखिरी एपिसोड। तकरीबन 4.25 साल पहले यानी सितंबर 2012 में जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो हमारा एक ही गोल था, और वो ये कि आपको अमेरिका की ज़िंदगी दिखाई जाए पाकिस्तान में बैठे बैठे। इन 4 सालों के दौरान हमने अमेरिका के बहुत से शहरों की सैर की, तरह तरह के खाने खाए, बहुत से लोगों से मुलाकात की, कामयाब पाकिस्तानियों से आपको मिलवाया। ओवरऑल आपको ये दिखाया कि अमेरिका में ज़िंदगी वाकई कैसी है। लेकिन ये सब देखते देखते 4 साल का अरसा कैसे गुजर गया पता ही नहीं लगा। इस शो में हमने आपको अमेरिका तो दिखाया, मैं सोच रही हूँ कि आज जाते जाते क्यों ना आपको वॉइस ऑफ अमेरिका दिखाएं। जी हाँ, आज के शो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिहाइंड द सीन्स लुक। आपकी मुलाकात होगी हमारी टीम के बहुत ही टैलेंटेड रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर से। मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉइस ऑफ अमेरिका कैसा लगता है, यहाँ पे काम कैसे होता है, उर्दू सर्विस में क्या कुछ किया जाता है, और उसके अलावा ये भी कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं आखिर अमेरिका में उनकी जिंदगी 360 कैसी है। ऑलराइट, तो अब मुझे ज्वाइन किया है ताबिंदा नईम और दीपक डोभाल ने, और आप दोनों से मेरे पास करने को तो बहुत सारे सवाल हैं। टाइम थोड़ा शुरू में बता देती हूँ आपको। ये बताइए ताबिंदा, मैं जिस तरह यहाँ पढ़ने आई, आप जॉब करने आई, दीपक आप भी जॉब के लिए आए, तो ताबिंदा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि अमेरिका आके एक पाकिस्तानी के तौर पर काम करना और फिर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के तौर पर काम करना जिंदगी 360 जैसे शो के लिए कैसा रहा? जिंदगी 360 से पहले भी हम और कुछ शोज के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते थे, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क, एक तो खैर बहुत अच्छा तजुर्बा है, लेकिन उसके अलावा सारा एक बहुत चैलेंजिंग काम इसलिए है कि पाकिस्तान में हमें स्टोरीज ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जिस तरह की स्टोरीज पाकिस्तान की ऑडियंस को देखना पसंद है, उस तरह की स्टोरीज मिलना बहुत आसान है। यहाँ पर उस तरह से कोई ऐसी तकलीफ़ें नहीं पहुँच रही लोगों को जिनके ऊपर आप रिपोर्ट करेंगे और वो काम हो जाएगा और उसके ऊपर लोग आप उनको इंसाफ दिला देंगे और आप उनको उनकी कोई स्टोरी को सनसनी खेज अंदाज में लेकर आएंगे लोगों के सामने और इंटरेस्ट पैदा होगा लोगों का उसके अंदर। हमारी रूट्स भी तो उस तरह से यहाँ पे नहीं है ना कि हम कम्युनिटी के का उस तरह से हिस्सा हो, हमें थोड़ा आके थोड़ा बनना पड़ता है उसका हिस्सा। हाँ, अच्छा, मेरा कंफ्यूजन और ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, मैं इंडिया से अमेरिका और आके उर्दू सर्विस में काम कर रहा हूँ, जिसका शो पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो ताबिंदा ने बात की उसमें ऐड करने का सबसे, जो आपने बात कही कि पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं बचपन से, हमारे दोस्त हैं, हम स्कूलों में गए हैं, बचपन से हमारा एक वहाँ पे एक सर्कल है, फिर हमारे चाचा ताऊ मामा मौसा चाचा सब चारों तरफ है ना। हाँ। तो हम लोग उनके बीच में उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, हमें अंदर की प्रॉब्लम्स पता लगती रहती हैं, हमें आम सोसाइटी के अंदर क्या पता, वो चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर हमारा सर्कल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। जो हमारे यहाँ दोस्त हैं, कुछ जिनके साथ हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम उतनी अंदर तक सोसाइटी में उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं जिसमें कि हम जाना चाहेंगे, और उसके लिए मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है। और इंडिया में फोन उठाया तो अपने चाचा को फोन कर दिया, उनसे पूछ लिया कि भाई वहाँ क्या चल रहा है ना, मतलब क्या चल रहा है, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं। और तो ये एक जो अंदर तक घुसना सोसाइटी में, ये एक चैलेंजिंग काम रहता है जिसको कि हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और रिपोर्टर को हर जगह स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आप कहीं भी रहे, मतलब खबर लाने के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा किन स्टोरीज ने, किन इश्यूज ने यहाँ पे फैसिनेट किया? क्या देख के लगा कि भाई ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, या डिफरेंट लगा बात? काफी सारी स्टोरीज होती हैं इस तरीके की, लेकिन एक स्टोरी जिस बात को हमने पहले की उसको अब आगे बढ़ाते हुए, कैसे लोगों की जिंदगियों तक घुसे, कैसे उनसे इतनी दोस्ती करें कि वो आपको अपनी कहानी बता दें। तो इसमें जैसे एक मेंटल उनको प्रॉब्लम थी, कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी, उनकी कहानी हम लाना चाह रहे थे पाकिस्तान के लोगों के बीच। तो उनसे बातें करना, उनके वो आप पर इतना भरोसा कर सके कि सब कुछ आपको बता सके, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहूंगी कि हम हमारे व्यूअर्स को एक क्विक लुक भी दिखा सकें उस स्टोरी की जिसकी दीपक ने बात की, जो मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने की थी। लेट्स टेक अ क्विक लुक। ऐसे भी दिन होते हैं कि जब मैं बैठकर सोचती हूँ या सोचती नहीं हूँ, बस मुझे याद आ जाते हैं। तो ऐसे भी लम्हे आते हैं जब वो शख्स, वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची
may be present. हो सकता है कि वो हाल में मौजूद हो। वो नन्ही परेशान लड़की जिसका जिक्र टेरेसा कर रही थी, जिसे वो आज भी समझाती हैं कि बुरा वक्त अब गुजर गया है, वो और कोई नहीं, खुद टेरेसा ही थी। ज़हनी बीमारी के साथ बचपन से जवानी की मंजिलें तय करती टेरेसा। ज़हनी बीमारियों के बारे में गलतफहमियां, मालूमात की कमी और बदनामी का डर, इन तमाम बातों ने टेरेसा को एक लंबे अरसे तक सही इलाज से दूर रखा। In the African American community and in the larger community. जिस दौर में मैं बड़ी हुई अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में, बल्कि पूरे अमरीकी माशरे में, अगर किसी को जहनी बीमारी होती तो कहा जाता कि उसके साथ कुछ मसला है, ये पागल है। बहुत ज़्यादा मनफी रवैये जहनी अमराज से मुंसलिक थे। फिर मनशियात के इस्तेमाल ने मुझे अपने आप से और भी शर्मिंदा करके रख दिया। मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता कि मैं जहनी तौर पर बीमार थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं पागल नहीं। बहुत मुश्किल वक्त था। बहुत ये वो स्टोरीज हैं जो इमोशनली भी हमें बहुत एंगेज करती हैं, बड़ा ड्रेन भी करती हैं। मुझे लगता है बाज़ औक़ात हम घर जाते हैं, कई दिनों तक भूल नहीं पाते कि क्या देखा था। आप मुझे बताइए ताबिंदर, कुछ ऐसा जो आपने देखा हो, महसूस किया हो? हम ये कहानियाँ तो पाकिस्तान के मीडिया में देखते रहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, लेकिन जब हम खुद फील्ड में जाकर सरप्राइज़ होते हैं किसी चीज़ से, तो मुझे लगता है ऐसी स्टोरी करने में हम उसमें ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है एक स्टोरी की थी मैंने, जिसमें हमें एक ऐसा ग्रुप मिला था मुसलमान यंगस्टर्स का जो एक मस्जिद से मुंसलिक थे, और वो एक कैथोलिक रन हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसके प्रीस्ट उनको हेल्प कर रहे हैं इसमें कि वो उन मरीज़ों के पास जाएं जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं है इस मुल्क में, जो अकेले रहते हैं यहाँ और किसी ऐसी बीमारी में अस्पताल में दाखिल हैं और कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आता। और वो अस्पताल वॉज वेरी ओपन कि वो आए उनके पास, और वो तो इसके अंदर दोनों तरह के अच्छे लोग जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ अक़ीदों से है, मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके बीच में जो एक बाइंडिंग फैक्टर है जो जोड़ के रखता है उन्हें, वो इंसानियत है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं जिसमें हम हैरान होते हैं, और मुझे ऐसी स्टोरीज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें मैं खुद भी हैरान हो जाऊँ। मेरे देखने वाले तो हैरान हो ही, तो देखने वालों को फिर हैरान करते हैं। जो स्टोरी का जिक्र ताबिंदा ने किया, उसकी एक लुक आपको दिखाते हैं, और ये भी एक बहुत ही इमोशनल किस्म की स्टोरी है। और फिर इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन इनसे करना चाहूंगी। किसी अजनबी मुल्क में अस्पताल की सफ़ेद दीवारों और ना समझ में आने वाले आलात के दरमियान मामूली सी जिस्मानी तकलीफ भी बहुत बड़ी मालूम होती है। मुझे बताया गया कि अस्पताल से फोन आया है, एक औरत मरने वाली है। कई लोगों की आंखों में हमें देखकर आंसू आ जाते हैं। Seriously, so we came before. ये वो जगह है जहाँ से लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। And where they end their lives. We need to be as a family. हमें उन लोगों के लिए खानदान बनना चाहिए जिनका यहाँ कोई नहीं है। मसलन मैं एक फर्स्ट जनरेशन अमरीकी हूँ, और मेरी तरह कई लोगों का अमरीका में कोई खानदान नहीं है। जिस वक्त हम उनके कमरे में दाखिल होने लगते हैं, लोग रोना शुरू कर देते हैं। They have nobody. अल्लाह सिर्फ इलिया हम्माद के दिलो दिमाग में ही नहीं था, ग्राहम बार्डसली के दिलो दिमाग में भी था। रेवरेंड ग्राहम बार्डसली वर्जीनिया हॉस्पिटल सेंटर के चैपलिन हैं। इलिया हम्माद इन्हीं के ताउन से वर्जीनिया के इस अस्पताल में दारुल हिजरा के पेशेंट विजिटर प्रोग्राम की बुनियाद रखने में कामयाब हुई। अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत वआफिना फीमन आफैत। ऑलराइट, तो एक चीज़ दीपक और ताबिंदा में दोनों, क्योंकि ये हमने स्टोरी देखी और शुरू में भी जिस तरह बात कर रहे थे कि हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में तो सब रिलेटिव्स होते हैं, इस स्टोरी को देख के भी, और मुझे लगता है हम अपनी भी जो डेली लाइफ है उसको देख के, एक लफ्ज़ है जिसको हम बार बार कह लें कि पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, और वो है अकेलापन। महसूस होता है यहाँ पे? हम जिस जगह काम करते हैं, फॉर्चुनेटली हम अपने ही कहीं ना कहीं हमारे अपने जैसे लोग हैं हमारे साथ, लेकिन उसके अलावा जब हम अपने आप को थोड़ी सी ये गुंजाइश देते हैं कि हम नए लोगों के बीच में भी दोस्त तलाश करें, तो हमें मिलते हैं ऐसे दोस्त। मुझे याद है मैं जब पहली मरतबा यहाँ आई थी और मुझे नहीं पता था हलाल गोश्त की दुकान कहाँ पर है, तो मुझे जो पहली खातून लेकर गई उनका ताल्लुक़ नेपाल से था, वो बुद्ध मत की थी, और वो मुझे लेकर गई उस हलाल स्टोर के ऊपर जहाँ से मुझे गोश्त मिल सकता था तो मुझे इतना, ये मेरे लिए पहला ये तजुर्बा था कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छा ये लोग वहीं से हैं, इंडिया से हैं या नेपाल से हैं या कहीं और से हैं।
लेकिन वो मेरे साथ इतनी मेरी अम्मी की तरह, मेरी वालदा की तरह उन्होंने साथ दिया, मुझे साथ दिया, मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो मुझे ये चीज़ें, मेरा ख्याल है हम सब अपना एक और ख़ानदान बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी गुंजाइश देनी पड़ती है कि हम लोगों को, नए लोगों को करीब से देखने की कोशिश करें, उनको मौका तो दें। इंडिया में क्या होता है कि कभी किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की सगाई हो रही है, किसी की मेहंदी हो रही है, किसी की कोई पार्टी हो रही है, कोई भी हॉस्पिटल में पहुंच गया, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया हो गया, तो इस तरीके से आप हर वक्त एक मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर जैसे आप लाहौर छोड़ के कराची चले जाएं तो आपकी एक्टिविटी थोड़ा लिमिटेड हो जाती है। उसी तरीके से आप यहाँ आ जाएं तो एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। अकेलापन उस सेंस में आप कह सकते हैं कि हाँ, वैसी एक्टिविटी नहीं रहती है, तो एक महसूस कभी कभी होता है। मजे मजे की बातें होती रहेंगी, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में बिहाइंड द सीन सरगर्मियां देखने। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिंदगी 360 का आज मैं आपके लिए फाइनल एपिसोड लेके आई हूँ। प्रोग्राम में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बिहाइंड द सीन्स जाएंगे, तो चलते हैं और देखते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में इस वक्त क्या हो रहा है। अमान अजहर, कहाँ जा रहे हैं आप? सारा, मेरी एक शूट है, आप बताइए। बहुत मसरूफ आदमी आप। टाइम पे पकड़ लिया हमने। अमान अजहर भी उन प्रोड्यूसर्स में से हैं जिन्होंने Z360, जिंदगी 360 के लिए, हम उसको प्यार से यहाँ पे Z360 कहते हैं, उसके लिए बहुत सी स्टोरीज कंट्रीब्यूट की। अमान, यहाँ पे आने से पहले आपने पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है, इंग्लैंड में भी काम किया हुआ है, तो ज़रा प्लीज़ थोड़ी सी अमेरिका की और हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की तारीफ कर कर हमें बता दें कि सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ आया काम करने का? तीनों जगहों पे काम करना डिफरेंट था। पाकिस्तान में एक गलबा रहता है हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ का, इसलिए वहाँ हर वक्त रिपोर्टर के लिए भाग दौड़ होती है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा है, आप हर वक्त फील्ड में होते हैं। लंदन में क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था साथ में, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी, कुछ लगा बंधा सा काम था और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं भी रखता था। ठीक है। अमेरिका आने के बाद यहाँ काम करके ये एक मेरा बिल्कुल नया तजुर्बा है। अमेरिका में मैंने पहले काम नहीं किया था, और ख़ास तौर पे Z360 में काम करने से एक जो नई स्किल आई वो ये कि लॉन्ग फॉर्म में काम करने का अंदाज़ा हुआ। कुछ ऐसे इश्यूज़ यहाँ अमेरिका में काम करके उनसे वाबस्तगी हुई जिनसे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। आपको याद है डार्क स्काइज़ की वीडियो जिस पे हमने कई दफ़ा बात भी की, वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे पहले मैंने कभी बात नहीं की थी, वो एक अपनी मालूमात में भी इजाफा था। इसके अलावा होर्डिंग पे आपने एक स्टोरी की थी, वो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स उसका एक क्विकली एक छोटा सा क्लिप देखें और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ये है ली, जो अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर ईस्ट हैम्पटन के रिहायशी हैं। उनके कमरे में आज भी उनके बचपन के जमाशुदा खिलौने मौजूद हैं और हरगिज़ एहसास नहीं होता कि एक ज़माने में ली होर्डिंग डिसऑर्डर नामी मसले का सामना कर चुके हैं और उनके घर में बेशुमार जमाशुदा चीज़ों के अंबार लगे हुए थे। लेकिन आखिर उन्हें ये मसला था क्यों? मुझे इस उम्र में ज़हनी मसाइल का सामना था जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी मैं शदीद मायूसी का शिकार था। जब मुझे मायूसी आ घेरती तो मुझे बाहर जाकर चीज़ें ढूंढना अच्छा लगता था, लेकिन इस सारे अमल के बाद मेरा जोश खरोश मांद पड़ जाता था और फिर अपनी खरीदी हुई अशिया को देखने से भी खुशी का एहसास नहीं होता था। और इस मायूसी किसी कैफियत में मैं एक बार फिर अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढने निकल जाता और इस दौरान इन तमाम चीज़ों का अंबार जमा होता गया। मेरे पैसे खत्म होते जा रहे थे, घर में जगह खत्म हो रही और मुझे इस मसले की शिद्दत का एहसास शादी के पहले साल के दौरान हुआ। सारा, जैसे आपने इस क्लिप में देखा, ये पहली बार था कि होर्डिंग नामी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर मुझे इस वीडियो के जरिए काम करने का मौका मिला। और ज़िंदगी 360 में जनाब मज़े की बात ये थी कि सिर्फ हमने आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई जो शायद आपने पहले न देखी हो, बल्कि हमने खुद ऐसा बहुत कुछ देखा और किया जिसका हमें पहले कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई तजर्बा नहीं था। और अमान, थैंक यू सो मच। हम आपको आपकी शूट पे जाने देंगे और हम आपको लेके चलेंगे उस जगह पे जहाँ ज़िंदगी 360 असेंबल होता था। लेट्स गो। थैंक यू सारा। थैंक यू अमान।
ताकि मैं आपको Nadeem Yaqub, Emery Christoph. Hello guys. Right. Good. So Hello. good to see you guys. So Nadeem Yaqub and Emery Christoph हमारी टीम के दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स. जब से ये शो लॉन्च हुआ नदीम, आप तो शुरू से शो के साथ हैं और इसके जो प्रोडक्शन के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उन पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी. हम सब अपना काम करके नदीम को पकड़ा देते थे और फिर नदीम का काम था कि वो हम सब के काम को असेंबल करें और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको निखार के दुनिया के सामने पेश करें. और इस काम में उनका साथ देते थे एमरी क्रिस्टोफ जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड एडिटर हैं. सो नदीम ये बताएं मुझे कि एमरी को तो उर्दू आती नहीं है, शो हमारा है उर्दू में, तो आप एक तरह से मिडल मैन थे हमारे और एमरी के दरमियान. ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बहुत अच्छा. हमारे लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए शो के लिए. एक तो ये कि हमारी जो प्रोडक्शन वैल्यू है शो की वो बहुत ठीक ठाक हो, अच्छी हो, उसके लिए काम करना. दूसरा ये था कि जो शो की फील है मेरे लिए वो बरकरार रहे, वही हल्का फुल्का जो मिजाज है उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हों. एमरी जो है वो कई सालों से हमारे साथ, आपको पता है, काम कर रहे हैं. अब इनको उर्दू उस तरह से समझ नहीं आती सवाए चंद लफ्ज़ों के, लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल जब हम वॉइस ओवर करते हैं या आप लोग वॉइस ओवर करते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है जब वो उसकी फाइल को देखते हैं कि कहाँ पे पॉज है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ से काटना है. तो इन्होंने ये सेंस जो है वो इन्होंने सीख लिया. I want to talk to Emery for a second. Emery, you're super talented. How much Urdu have you picked up? ठीक है. ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. ठीक है, it's quite good. Well, ठीक है, हम आपको काम करने देंगे because I see even though ज़िंदगी 360 is coming to an end. And then शहजाद खोखर का भी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी क्योंकि नदीम के अलावा जिस दूसरे शख्स ने इस शो के लिए बिहाइंड द सीन्स बहुत काम किया है वो शहजाद खोखर हैं. और फिर हमारे जब हम कह लीजिए कि ऑफ कैमरा या बिहाइंड द कैमरा लोगों की बात करते हैं तो फिर जो हमारे कैमरामैन हैं उनको भी हमें ज़रूर क्रेडिट देना होगा. और हमारी टीम की लीडरशिप जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हम छोटे से क्रू के साथ भी बाहर जाते थे, तरह तरह की स्टोरीज़ करके ले आते थे. और हमारी कोशिश यही होती थी कि हमारी टीम का बंदा जिस किसी रोल में भी है इस शो के साथ एसोसिएटेड, उसने अपना जो कह लीजिए कि 100% देने की कोशिश की है. और मुझे यकीन है कि वो शो में नज़र भी आया है. राइट? बिल्कुल दुरुस्त. ज़बरदस्त. सो हम आपको काम करने देंगे, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, और हम यहाँ से चलेंगे हमारे शो के अगले सेगमेंट की जानिब. लेकिन पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि यहाँ बेसमेंट में हैं इस वक्त हम VOA की. बेसमेंट से हमें ऊपर जाना है और फिर ऊपर जाके बाहर जाना है. क्यों बाहर जाना है ये आपको पता लगेगा ब्रेक के बाद. उर्दू ज़बान के प्रोग्राम के लिए काम करने वाली एक अमरीकी साथी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ ही रहिए. वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस कैसे काम करती है ये तो आपने देखा. अब मैं इतनी सर्दी में बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी एक फॉर्मर कॉलीग से. और उनसे मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ज़िंदगी 360 को खुदाफिज कह रहे हैं तो उनके बगैर खुदाफिज कहना अनफेयर होगा. इन्होंने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ इस शो के लिए काम तो किया ही हमारे बहुत से दूसरे कॉलीग्स की तरह, लेकिन चूंकि ये एक अमेरिकन है तो इनको कुछ मज़े के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा. तो चलते हैं उनसे चल के बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी 360 को इस शो ने कैसे बदला. इस वक्त मेरे साथ हैं कैसी स्मिथ और ये वो कॉलीग हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी. कैसी हमारे साथ एक इंटरव्यू बुकर के तौर पे रही काफ़ी अरसा और इनका काम ये था कि जो ज़बरदस्त से इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं उनमें से बहुत सौ को तो इन्होंने तलाश किया. कैसी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेपिंग अवे फ्रॉम योर डेस्क and meeting me on this cold day. I wish I had brought some coffee for us. That would have been nice. It would have been nice. It's a little chilly out here today. पाकिस्तानियों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? Every day was always interesting. हर दिन बहुत दिलचस्प होता था. आपको पता नहीं होता था कि आज क्या होगा, क्या करना पड़ जाएगा. Or what was going to come up every day. पाकिस्तानी किस वक्त क्या सोच रहे हैं पता नहीं चलता.
हाँ, हर रोज कुछ अलग ही हो रहा होता था। वक्त की पाबंदी भी जरा कम ही होती थी in the Pakistani world. और इसीलिए मुझे हर चीज पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता था, हर चीज के लिए तैयार रहना होता था। लेकिन इसी वजह से हर दिन बहुत दिलचस्प भी रहा। एक चीज जो आप और हम पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं वो है खाना। आप बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं और हमें अच्छा खाने का बहुत शौक है, खास तौर पे मुझे। हमें हमेशा कैसी की जो बेकिंग थी वो बहुत हम एंजॉय करते थे। कैसी तरह तरह के डिजर्ट्स बना के लाती थी। हम अक्सर पार्टीज भी करते थे, वो याद आती हैं आपको? I do that. I miss the people, of course. And I miss... हाँ, वो मैं बहुत याद करती हूँ। उनकी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। वो खाना भी मुझे बहुत याद आता है। सबका मिलकर पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था। पाकिस्तानी खानों के बारे में इस जॉब से पहले मुझे ज़रा कम ही पता था। मैंने इंडियन खाने तो खाए हुए थे, लेकिन वो आपके खानों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। कई दफ़ा मुझे मिर्चें बहुत लगीं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके खाती रही। हाँ, बल्कि मैं भी आपको एक मर्तबा कबाब और कढ़ाई वगैरह खिलाने रेस्टोरेंट लेके गई थी और आपने बड़ी बहादुरी से खाना खाया था वो। I built up a tolerance by the... हाँ, आप सबके साथ रहकर मेरी मिर्चें बर्दाश्त करने की सलाहियत काफ़ी बढ़ गई थी। अच्छा, एक ऐसे शो में काम करना कैसा लगता था जिसके लिए आप मेहनत तो यहाँ कर रही थी और वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था? It's hard. There's a little bit of a disconnect. थोड़ा मुश्किल था। अपने और नाजरीन के दरमियान एक फासला तो महसूस होता था, लेकिन फिर सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब लोग अंग्रेजी में कमेंट करते थे तो फिर मुझे भी अंदाज़ा होता था कि उन्हें प्रोग्राम कैसा लग रहा है। वो फिर अच्छा लगता था, क्योंकि अक्सर मुझे ये नहीं पता होता था कि शो में क्या चीज़ कैसे पेश की जा रही है, लेकिन लोगों के रद्द-ए-अमल से मुझे समझ आ जाती थी। Putting out there, I could tell through how people were responding on social media. And we have to thank our viewers. They responded so positively to so many stories, and that's what kept us going. Well, thank you so much, Cassie. It's been a pleasure catching up with you again. So जनाब, ये था जिंदगी 360 का आखिरी शो। आई होप आपने ये शो एंजॉय किया। मैंने तो आपके साथ अपना जितना भी वक्त गुजरा वो बहुत एंजॉय किया। आपसे सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करके बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने शो के बारे में जो हमें फीडबैक दी उसने हमें इस प्रोग्राम को बेहतर करने का एक मौका दिया, और हमने पूरी कोशिश की कि आपकी सजेशंस को, आपके आइडियाज़ को और आपकी फीडबैक को इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया जाए और उसके सहारे इस प्रोग्राम को बेहतर बनाया जाए। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शो क्यों ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ को कभी ना कभी तो ख़त्म होना होता है, और ये सफ़र ख़त्म करेंगे तभी तो कोई नया और अच्छा सफ़र शुरू करेंगे। तो इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से हमारा और आपका ताल्लुक बना रहेगा। हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आप वॉइस ऑफ अमेरिका की जो फेसबुक पेजेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए। वो हैं facebook.com/urdu-voa, और उसके अलावा मेरा जो पेज है facebook.com/SaraZamanTV, उसके ज़रिए मेरा और आपका ताल्लुक बना रहेगा। तो एक नए शो के साथ, एक नए सफ़र के साथ, नए अंदाज से आपसे इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। लेकिन कब और कहाँ ये भी मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। I'm Vincent McCory from Africa 54. This is VOA. Follow us on Africa 54. Go to facebook.com/VOA Africa 54. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's phrase is swallow your pride, from the movie The Choice. The movie is a love story about a man, Travis, and a woman, Gabby. They fall in love, but try to ignore it. Watch for the phrase